हेलो एंड वेलकम अगेन। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है क्या, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा चैप्टर है और अच्छे से 7 मार्क्स बोर्ड में कवर करता है ये, है ना। 7 मार्क्स के लिए ये चैप्टर है। तो अगर आप आसानी से कुछ चीज़ों को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली 7 मार्क्स आपके लिए बहुत ट्रिकी या टफ नहीं रहेगा। तो बस ध्यान से चीज़ों को देखते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए ये कि केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना क्यों है भाई। तो देखिए जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे तो थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या पता लगा पाते थे कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, मतलब पॉसिबल होगा, और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, है ना। इसके लिए आप क्या पढ़ते हैं कि ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी कि फ्री एनर्जी बाहर निकल रही हो, या एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव हो, या एंट्रोपी पॉजिटिव हो, तो ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, यानी कि खुद ही हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर खुद होने के बावजूद भी वो कितना समय लगाएगा, कितने समय में रिएक्शन कंप्लीट होगा, इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स कोई डेटा नहीं देता है। तो उस चीज को पता लगाने के लिए कि कितने टाइम में कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा, है ना, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है, उस चीज के लिए हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारी चीजों को लिखूंगा। देखिए सबसे पहले तो हमारे लिए पॉइंट क्या है कि वी कैन प्रेडिक्ट। क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई? द स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन chemical reaction by thermodynamic data, by thermodynamic data। ठीक है, थर्मोडायनामिक डेटा से हम लोग स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है भाई, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट the speed the speed of the chemical reaction of the chemical reaction। हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को थर्मोडायनामिक्स से नहीं बता सकते हैं। और इसी के सॉल्यूशन के लिए नया कंसेप्ट क्या आया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with that deals with the speed with the speed। और स्पीड को ही केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड। और क्या भाई, स्पीड और स्पीड या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो बताएगा ही, साथ ही साथ ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो स्पीड को इन्फ्लुएंस करते हों उसको भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of chemical reaction rate of chemical reaction। ठीक है, एंड रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, इट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे भाई उसको, एंड इट्स कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड फैक्टर्स को भी पढ़ते हैं। वही क्या कहलाता है, हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखिए लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शंस में केमिकल काइनेटिक्स अप्लीकेबल हो।
ठीक है। बट मैं यहाँ पे लिखूंगा बट देयर इज सम लिमिटेशन, हर चीज को हम लोग इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, क्या होता है, क्या लिमिटेशन है, अगर इसकी बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल काइनेटिक्स we classify the chemical reaction into three types थ्री टाइप्स में हम लोग क्या कर देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस को थ्री टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब इससे भी पहले ना हम लोग थोड़ा सा स्पीड के बारे में समझें कि स्पीड हम लोग कैसे निकालते होंगे। तो जरा सोचिए, स्पीड आप कैसे निकालते हैं फिजिक्स में, आप लिखते हैं सर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ऐसे ही अगर किसी केमिकल रिएक्शन का स्पीड निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्पीड निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस तो कुछ चलता नहीं है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम करते हैं। अभी फिलहाल मैं क्यों ये बताया हूँ, क्योंकि आपको जो क्लासिफिकेशन है रिएक्शंस का वो समझ में आए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शंस थ्री टाइप्स के होते हैं। अब जरा देखिए, है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से थ्री टाइप होंगे इसको हम लोग समझें। तो एक तो होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो बहुत तेजी से चलते हों उसको आप क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, आप अगर लैब में किए हो रिएक्शन रेडॉक्स टाइट्रेशन, है ना, तो वो बहुत तेजी से, मतलब रिएक्टेंट को मिक्स करते ही तुरंत कंप्लीट हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा द केमिकल रिएक्शन which is completed very fastly and their time measurement become impossible ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शंस। अब देखिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं तो मैं यहां पे लिख दिया एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अब जरा सोचिए, एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन में टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं, जैसे ही हम लोग डालते हैं वैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे में हम टाइम का मेजरमेंट अगर नहीं कर पाएंगे तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन भी मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो क्लास होता है हम लोगों का वो कौन सा होता है, मॉडरेट रिएक्शन। अब ऐसे रिएक्शंस क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, टाइम का भी मेजरमेंट कर पाते हैं और कंसंट्रेशन चेंज का भी मेजरमेंट कर पाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द केमिकल रिएक्शन in which concentration change and time change measurement
मेजरमेंट बोथ बिकम क्या हो जाता है भाई, पॉसिबल, दोनों का ही मेजरमेंट पॉसिबल हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं वो सब में ऐसा ही काम चलता है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस देख लीजिए, और भी जो छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं जैसे H2+O2 गिव्स H2O2, इस टाइप के रिएक्शंस। तीसरा जो क्लास आता है वो क्या आता है, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। अब इस टाइप के रिएक्शन में हम लोग टाइम तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ उसको नहीं मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन we cannot measure, क्या मेजर नहीं कर सकते, द कंसंट्रेशन चेंज। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग इस टाइप के रिएक्शंस को भी नहीं इंक्लूड कर पाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, तो रस्टिंग के बारे में जरा सोचिए। रस्टिंग में क्या होता है, 1 और 2 ईयर और 5 ईयर में ना बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में कंसंट्रेशन चेंज हुआ। तो ऐसे कंडीशन में चेंज इन कंसंट्रेशन जब मेजर नहीं कर पाएंगे तो भी स्पीड नहीं मेजर कर पाएंगे, और जब टाइम का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे तो भी स्पीड नहीं मेजर कर पाएंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए थे। एक तो वेरी फास्ट, मॉडरेट और वेरी स्लो। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी केवल और केवल किस टाइप के रिएक्शंस पे अप्लीकेबल है, मॉडरेट टाइप के केमिकल रिएक्शंस पे अप्लीकेबल है, जहां पर कंसंट्रेशन चेंज का भी मेजरमेंट किया जा सके और टाइम चेंज का भी मेजरमेंट किया जा सके, है ना। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख दूंगा, क्या है भाई पॉइंट हम लोगों का, द स्टडी ऑफ chemical kinetics is only possible in moderate reactions, ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग कैसे निकालेंगे, या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, हेडिंग कर लीजिएगा, है ना। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जरा सोचिए, अभी हम लोग पढ़े थे, अभी जस्ट मैं लिखा था, दोबारा हम लोग कर लेते हैं। फिजिक्स में हम लोग स्पीड कैसे निकालते थे, तो स्पीड इक्वल्स टू करते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा सोचिए कि यहाँ केमिस्ट्री में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। ऐसे में अब हम किसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या किसी का नहीं, हम क्या मेजर कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना। और इसी वजह से स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन की जब भी बात होगी तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, जिस टाइम इंटरवल में चेंज आया और जितना चेंज आया उसी को हम लोग स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलेंगे।
तो ये तो हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई रिएक्शन लिखता हूँ, लेट अस सपोज अ जनरल केमिकल रिएक्शन, क्या है भाई? तो जनरल रिएक्शन मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ, ए से हम लोगों का क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को स्पीड निकालना है तो देखिए दो चीजें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। जब भी रिएक्शन चलता होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता होगा, डिक्रीज होता होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता होगा, इंक्रीज होता होगा, है कि नहीं? अब इसी के बेसिस पे हम लोगों को स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस के दो अलग अलग फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। अगर मैं ये कहूं कि लेट अस सपोज इनिशियली हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन में मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूं कि 10 मोलर है, तो उस टाइम प्रोडक्ट कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि रिएक्शन तो हुआ नहीं, इनिशियली शुरुआती दौर में बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मान लीजिए टाइम कुछ हो गया, एट टाइम टी रिएक्शन चलते हुए कुछ टाइम हो गया, तो लेट अस सपोज यहाँ पे 8 मोलर हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 मोलर हो जाएगा। या यहाँ पर 5 मोलर हो गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 5 मोलर हो जाएगा, है ना? तो मैं इसको फाइनल कंसंट्रेशन लिख देता हूँ। अब जरा देखिए, यहाँ पर मैं टाइम t2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम t1 कर देता हूँ, ये टाइम कितना है, तो 0 कर दिया, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ऐसे कंडीशन में अगर हम लोगों को निकालना है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब जरा सोचिए स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपान हम लोगों को करना है टाइम इंटरवल। ठीक है, अब टाइम इंटरवल की कोई दिक्कत तो है नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोगों का फाइनल कंसंट्रेशन रहता है उसमें से जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसे ही हम लोगों का क्या हो जाएगा टाइम इंटरवल में, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो हम लोगों को दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा और यहीं से हम लोगों का स्पीड निकल जाएगा या रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो क्या देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो देखिए फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 5 मोलर है ना? तो 5 और माइनस करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जा रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है, और टाइम इंटरवल की बात करें तो T2 माइनस T0 करेंगे, तो T2 माइनस T0 कर देंगे, क्योंकि यही टाइम था हम लोगों का। अब जरा देखिए स्पीड हम लोगों का आ कैसे रहा है भाई, तो स्पीड आ रहा है हम लोगों का नेगेटिव में, क्योंकि 5 माइनस 10 करेंगे तो अब तो -5 आ जाएगा ना, अपान T2 हो जाएगा, क्योंकि T0 की वैल्यू तो 0 ही है ना, ये चीज। तो माइनस में अगर स्पीड, क्या किसी का माइनस हो सकता है, जरा प्रैक्टिकली सोचिए, या तो आप चल सकते हैं या फिर रुक सकते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो आप माइनस में तो नहीं जा सकते, है कि नहीं? तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू न्यूमेरिकली माइनस ना आए, इस वजह से पहले ही हम लोग इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस मैं लिख दूंगा, माइनस से मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, अभी मैं पॉइंट लिख दूंगा यहाँ पर, और फिर मैं कर दूंगा 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई T2, तो अब ये हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/T2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कब माइनस साइन यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखूंगा, क्या है पॉइंट, एज
speed or rate of reaction cannot be negative, and hence we multiply with negative sign when we calculate the speed of reaction with respect to reactant। ठीक है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम पहले ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अब इस फॉर्मूला में हम लोग अब माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कब? जब हम लोगों का रिएक्टेंट के बेसिस पे स्पीड कैलकुलेट किया जाएगा तब। ठीक है, तो मैं अगेन फॉर्मूला लिखूंगा, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट में यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस साइन ऑलरेडी पहले लिख दूंगा, फिर मैं यहां पे लिखूंगा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, जो भी टाइम लगा हो, लेकिन माइनस साइन से क्यों मल्टीप्लाई करना है वो चीज आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तुरंत थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे आइए, अब आगे जरा सोचिए, अगर हमको प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है तो यहां पर फाइनल कंसंट्रेशन 5 मोलर है और इनिशियल कंसंट्रेशन 0 मोलर है। फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम लोग करेंगे तब तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा, और इस वजह से इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, है ना, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई with negative sign, क्यों भाई, as it is ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है और इसी वजह से नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जब भी आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखूंगा स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो देखिए फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। चलिए, तो ये आप स्पीड निकालने का विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट समझ गए। अब अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसा हम लोगों का आता होगा, तो जरा इसी चीज को देखिए, है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज होता जा रहा है, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहां पे कहें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा
इस चीज़ को हम लोग समझें। तो देखिए, सबसे पहले ना मैं वही रिएक्शन सपोज कर लेता हूँ। हमारे पास ए था, ए से हम लोग क्या बनाए थे, बी, और यहाँ पर अगर लेट अस सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग इनिशियली लिखे थे, तो इनिशियली हम लोग यहाँ पर अगर 10 मोलर ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है 0। फिर मैं यहाँ पे कर दिया 8 मोलर, तो ये क्या हो जाएगा 2 मोलर। फिर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 5 मोलर, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 मोलर, है ना। यही डेटा हम लोग लिए थे। अब जरा देखिए, अगर हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोगों को कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा भाई। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ टाइम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टाइम कर दिया जाए, और इधर मैं कर देता हूँ कंसंट्रेशन। इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम था और इस वजह से इस पॉइंट पे मैं मैक्सिमम दिखा रहा हूं किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। और इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या था, 0 था, तो मैं यहां पर दिखाऊंगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। टाइम के साथ जैसे जैसे रिएक्शन चलता जा रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। यानी कि रिएक्टेंट विल गो डाउन विद द टाइम, है ना। ये धीरे धीरे कहाँ जाना चालू हो जाएगा, नीचे जाना चालू हो जाएगा, और प्रोडक्ट धीरे धीरे कहाँ जाना चालू हो जाएगा, ऊपर जाना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये हम लोगों का क्या बता दिया, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, और ये हम लोगों का क्या बता दिया, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर ये दोनों में कोई चेंज ना आए, दोनों का ग्राफ एकदम लीनियर हो जाए, तो उसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। क्योंकि कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है लेकिन टाइम के साथ प्रोसेस चलता जा रहा है, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब चलिए, अब अगर हम लोग बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया, आगे हम लोग बढ़ें। हम लोग यहाँ पे हेडिंग कर लें क्या, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए, दोनों में फॉर्मूला वही रहता है, कंसेप्ट वही रहता है, लेकिन आप जरा समझिए चीज़ों को। अगर मान लीजिए हम लोग क्या किए हों, एक वाटर टैंक जो सबके घरों पे होता है, अगर वहाँ से हम लोग पानी फ्लो करा रहे हों, है ना, वाटर फ्लो करा रहे हों, आप बस इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर वाटर टैंक पूरा भरा हुआ रहता है तो पानी का स्पीड ज़्यादा रहता है ना, हाई प्रेशर के साथ पानी फ्लो करता है। ऐसे कंडीशन में हम लोगों को लगता है कि वाटर टैंक जल्दी ही खाली हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा होता नहीं है। जैसे ही वाटर का लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ तो प्रेशर भी लो होता जाता है। यानी कि अगर कोई इनिशियली मेजर किया हो कि इस प्रेशर से पानी आ रहा है तो इतने देर में 500 लीटर का टैंक या 1000 लीटर का टैंक खाली हो जाएगा, लेकिन वो उतने देर में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही लेवल डाउन हुआ, प्रेशर भी कम हो गया, अब पानी का फ्लो स्लो हो चुका है, और लेवल डाउन होगा और प्रेशर कम होता जाएगा, है ना। ऐसे में अगर हम इनिशियली क्या करते हैं, इनिशियली अगर हम मेजर कर लें तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, एक इनिशियल और फाइनल का कंसंट्रेशन लेते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस में स्मॉल डिफरेंसेस का चेंजेस हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो बस यही है, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लार्ज चेंज के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, लार्ज चेंज, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम, लार्ज डिफरेंस के लिए। जबकि वहीं इंस्टेंटेनियस डिफरेंस के लिए,
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैं इसको दोबारा लिखूंगा, है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें हम लोग स्मॉल चेंज को मेजर करते हैं और उसको हम लोग डी यानी कि स्मॉल डिफरेंस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन dt लिखते हैं, है ना। लार्ज चेंज अगर पूरा वाटर टैंक इनिशियल और फाइनल लेंगे तो वो एवरेज कहलाएगा, लेकिन एक स्मॉल टाइम के लिए लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मोर एक्यूरेट है देन एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए, तो हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस भी समझ गए। अब हम लोग करें क्या, कैसे हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस के रिएक्शन कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई, तो कैलकुलेशन ऑफ रेट with respect to different reaction component, ठीक है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रिएक्शन सपोज कर रहे हैं N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। अब अगर मुझे रेट निकालना हो तो R1 में लिखता हूं, तो ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो मैं माइनस साइन लगाऊंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T में लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर भी D लिख दूंगा। R2 अगर मुझे लिखना होगा तो मैं वो भी क्या कर दूंगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो अगेन माइनस साइन लगाऊंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T में लिखूंगा। और R3 अगर मुझे लिखना होगा, अब मैं NH3 के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो ये प्रोडक्ट है तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। अब अगर इन तीनों R1, R2 और R3 में हम लोगों को रिलेशन निकालना हो तो हम लोग कैसे रिलेशन निकालेंगे, इस चीज को समझना जरूरी है। अब जरा देखिए, जब 1 मोल N2 का कंज्यूम हो रहा है उतने ही टाइम में 3 मोल H2 का कंज्यूम हो जा रहा है, यानी कि ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि H2 का कंजप्शन का रेट 3 टाइम फास्टर है देन N2 कंजम्पशन, है ना। और अगर दोनों के रेट को बराबर करना होगा तो यानी कि हमें 3 से डिवीजन देना होगा H2 के रेट में, है ना। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि N2 और NH3 के बारे में अगर हम लोग सोचें तो जब N2 का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो उसी टाइम में 2 मोल NH3 का फॉर्म हो जा रहा है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ NH3 इज 2 टाइम फास्टर देन द कंजम्पशन ऑफ रेट ऑफ N2, है ना। तो अगर इसके और इसके रेट में हमें कंपेयर करना होगा तो हमें इसके रेट में 2 से डिवीजन देना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही 2 गुना है ना। और इसी वजह से मैं क्या लिखूंगा, देखिए अगर मैं R1 = R2 लिखने की कोशिश करूं तो मुझे यहां पर 1/3 लिखना पड़ेगा R2 का, और अगर मैं यहां पर NH3 की बात करूं तो अगर बराबर करना है तो 1/2 लिखना पड़ेगा R3 का, है ना। क्योंकि जब 1 मोल N2 का कंज्यूम हो रहा है तो 3 मोल H2 का कंज्यूम हो जा रहा है। आप जब एक चॉकलेट खा रहे हैं तो आपका फ्रेंड 3 चॉकलेट खा जा रहा है, यानी कि उसके खाने की स्पीड क्या हो गई, 3 गुनी हो गई। अगर दोनों की स्पीड को बराबर करना है तो या तो आप 3 गुने स्पीड से खाना चालू कर दें या जो फ्रेंड है उसका स्पीड 3 टाइम कम कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, कम ही कर दिया हूँ। ऐसे ही सेम NH3 का। अब अगर इसको हम लोग फॉर्मूले में रखें तो हम लोग रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के हर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट इजीली निकाल पाएंगे। तो मैं R1 के जगह पे सिंपली लिखूंगा यहाँ पर माइनस डेल्टा N2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, और ये क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस ऑलरेडी है ही इसमें, है ना। यहाँ पर बस क्या हो जाएगा 1/3, तो -1/3 और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T और इक्वस टू NH3 है हम लोगों के पास तो उसको प्लस में ही रखना है,
तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डेल्टा टी, है ना। तो इस तरीके से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप रेट निकालते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है थियोरेटिकल क्वेश्चन के नाम पे इस चैप्टर से, उसको देखने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू।